हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपको एनसीईआरटी हनीकॉम क्लास 7th का एक लेसन क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको पहले इंग्लिश में इस पैराग्राफ को पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका सारांश बताऊंगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो, जिसमें कि आप इस बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी मिस्टर गैज़लर एक जर्मन शू मेकर थे जो लंदन में आके बसे। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे, एक परफेक्ट शू आर्टिस्ट थे। तो ये कहानी उनके बारे में है। इसमें बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट अस सी व्हाट दे हैव रिटन। कैन अ शू मेकर बी एन आर्टिस्ट? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as the other artist, and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devoted or devotes his life to this art. इन्होंने कहा है कि एक जो जूता बनाने वाला है, क्या वो एक कलाकार हो सकता है? एक सवाल पूछा है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसके अंदर वही कला, वही अपनी इस काम को लेके वही एक प्राइड का एक अनुभव करना, एक ऊंचेपन का अनुभव करना, तो हाँ ज़रूर वो एक आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है। इसके बाद बताया गया मिस्टर गैज़लर जो लंदन में आके सेटल हुए हैं, उनके बारे में जो कहानी है। क्वालिटी, आई नो हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। मैं उन्हें जानता था अपने बचपन के दिनों से, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे और वो अपने भाई के साथ अपनी ही दुकान में एक छोटी सी स्ट्रीट में, जो कि बहुत ही फैशनेबल पार्ट थी लंदन की, वहाँ पे ये दुकान स्थित थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैज़लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. जो उनकी दुकान थी वो बहुत अलग प्रकार की थी। उनकी दुकान के सामने उनका नाम था सिर्फ गैज़लर ब्रदर्स। उनकी दुकान के सामने जो बोर्ड लगा था वो था, और जो विंडो थी वहाँ पे कुछ जूतों की जोड़ियाँ थी। वो जूते जो बनाते थे वो केवल ऑर्डर से बनाते थे, और उनके द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से पैरों में फिट हो जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके बनाए हुए जूते पैरों में फिट नहीं हुए हों। उनके द्वारा जो जूते बनाए गए थे वो उस वक्त भी और आज भी मुझे बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा और बहुत ही जादुई लगते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। वो ऐसा मुझे लगता है कि वो जूते कैसे बना लेते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इजंट इट ऑफुल हार्ड मिस्टर गैज़लर? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट. तो मुझे याद है एक दिन जब मैंने अपना पैर जो है उनको निकाल के दिया, और मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर गैज़लर, क्या ये मुश्किल नहीं है जो काम आप करते हैं? और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट जो उनकी लाल दाढ़ी के बीच में से एक रोशनी की तरह निकल रही थी, उन्होंने कहा, ये एक कला है. It was not possible to go to him very often. His boot lasted terribly
having something beyond the temporary, some essence of the boot stitched into them. तो उनके पास बार बार जाना संभव नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते जो हैं वो बहुत लंबे चला करते थे। उनमें से एक एसेंस आती थी, एक खुशबू आती थी। एक जो जूते स्टिच होते हैं उनकी खुशबू, उनकी एक अलग ही महक थी उन जूतों की। One went in not as into most shops, but restfully, as one entered a church, and sitting on the single wooden chair waited, a gluted sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent, a leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. जब कोई उनकी दुकान में जाता था तो बहुत ही शांति से, पीसफुल तरीके से, रेस्टफुली जाया करता था, जैसे कोई किसी चर्च में, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में जाता है। और एक चेयर, जो वुडन चेयर थी, कुर्सी थी, उस पर बैठता, इंतज़ार करता। फिर दूर एक कोने से एक आवाज़, गटरल आवाज़ आती और टिप टैप उनके स्लीपर्स की छोटी छोटी जो वुडन स्टेयर्स थे, जो सीढ़ियाँ थी लकड़ी की बनी हुई, उन पे टिप टैप की आवाज़ आती और वो सामने आके खड़े हो जाते, बिना कोट के, थोड़ा झुके हुए, लेदर एप्रन पहने हुए, और उनकी जो शर्ट की जो बाहें थी वो मुड़ी हुई, ब्लिंक करते हुए, जैसे कि किसी खूबसूरत सपने से, जूतों के सपने से वो निकल के सामने आ गए हों। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैज़लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैं उनसे पूछता था, मिस्टर गैज़लर आप कैसे हैं, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग when he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding his hand a piece of golden brown leather, with eyes fixed on it, would remark, what a beautiful piece. When I too had admitted it, he would speak again, when do you want them. And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. Without a word he would leave me. अच्छा, बिना कुछ बोले वो वहाँ से फिर चले जाते थे और मैं वहाँ शांति से बैठ के उनकी जो व्यापार था, उसकी जो खुशबू थी, उसे सूंघता। और जैसे ही वो वापस आते, एक गोल्डन ब्राउन लेदर को अपने हाथ में पकड़े हुए, और वो कहते, उसकी लेदर की तरफ देखते हुए, उस गोल्डन ब्राउन लेदर की तरफ देखते हुए वो बोलते कि वाह, क्या खूबसूरत, क्या उम्दा पीस है ये। और फिर वो दोबारा बोलते कि तुम्हें ये कब चाहिए। मैं उनसे कहता कि जितनी, जैसे भी आपकी सहूलियत हो, आप उसके हिसाब से इसे दे दीजिए। तो वो मुझसे कहा करते कल शाम को। और अगर उसकी उनकी जगह एल्डर ब्रदर होते उनके, तो वो बोला करते थे कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैज़लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. उसके बाद मैं मरमर किया करता था, थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैज़लर, और वो मुझसे गुड मॉर्निंग कहा करते थे। और अभी भी उनके हाथ में वो लेदर का पीस जो उनके हाथ में ही होता था। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता था, मैं वही टिप टैप जो उनके स्लीपर्स की आवाज़ थी, वो उन्हीं सीढ़ियों पे वापस अपने जूतों की जो सपने थे उनमें वापस जाते हुए मैं उन्हें सुन पाता था। I cannot forget the day on which I had occasion to say to him, Mr. Gazler, the last pair of the boot
cracked, you know. मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब मैंने मिस्टर गैज़लर से कहा था कि मिस्टर गैज़लर, जो आपने पिछली बार मुझे जूते दिए थे वो टूट गए. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't have cracked. उन्होंने मेरी तरफ देख के, कुछ समय देख के, बिना रिप्लाई किए, ऐसे लगा जैसे वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँ, अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लूँ. उन्होंने कहा कि वो क्रैक नहीं होने चाहिए थे. इट डिड, आई एम अफ्रेड. वो हो गए, मुझे डर है. यू गॉट दम वेट बिफोर दे फाउंड दम सेल्फ. तुमने उन्हें गीला कर दिया. आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. उन्होंने अपनी आंखों को नीचे करके, ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी याददाश्त में खोकर उन जूतों के बारे में सोच रहे हों. मुझे इस बात का जिक्र उनसे करना बुरा लगा. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें वापस भेजो, मैं उन्हें देख लूँगा, मैं उन्हें देख लेता हूँ. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I'll take them off your bill. कुछ जूते, उन्होंने धीरे से कहा, शुरुआत से ही गंदे होते हैं. अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो मैं उन्हें वापस ले लूँगा. Only once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency from a large firm. He took my order without showing me any leather. I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." एक बार मैं गलती से एक बड़े मॉल से ख़रीदे हुए, एमरजेंसी में मतलब ख़रीदे हुए जूते पहन के उनकी दुकान में चला गया. उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, लेकिन अब की बार उन्होंने मुझे लेदर नहीं दिखाया. मैं देख सकता था कि उनकी आंखें जो हैं वो उस जूते को चीरती हुई जा रही हैं. आखिरी में उन्होंने कहा कि ये मेरे जूते नहीं हैं. The tone was not of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but that was in it something quiet that froze the blood. He puts his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. जो उनकी जो टोन थी कि ये मेरे जूते नहीं हैं, वो गुस्से की नहीं थी, वो दुख की नहीं थी, वो कंटेम्प्ट की भी नहीं थी, बट वो उनमें उस टोन में कुछ ऐसा था जिसने मेरे खून को जमा दिया. उन्होंने उल्टे पैर के, लेफ़्ट फुट के जूते की उस जगह पे हाथ रखा जहाँ पे वो मुझे दर्द करता था. It hurts you there, he said. Those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke longly and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. It hurts you there. ये तुम्हें वहाँ पे दुखता है, उन्होंने कहा. और ये जो बड़ी फर्म्स हैं इनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर कुछ हुआ. उन्होंने बहुत देर तक बहुत ही कड़वा बोला. ये पहला एक ऐसा लम्हा था जिसमें मैंने उन्हें सुना अपने व्यापार की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जिक्र करते हुए. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It's gone to this. Presently I have no work. Every year it gets less, you will see.
And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggles. And what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. ये सब कुछ ले जाते हैं, उन्होंने कहा, ये सब कुछ इश्तिहारों के द्वारा ले जाते हैं, काम के द्वारा नहीं। ये हमसे सब कुछ ले गए, हम जो अपने जूतों से प्यार करते हैं। मेरा काम आधा रह गया है, हर साल ये कम होता है, तुम देखोगे। मैंने उनके चेहरे पे वो रेखाएं देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, वो कटु अनुभव जो उनके सफ़ेद या सुनहरे ग्रे हेयर्स में से निकल रहे थे। There seemed suddenly in his red beard. As best I could, I explained the circumstances of these ill-owned boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted long than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. इन सब के बीच मैं समझाना चाह रहा था कि किन परिस्थितियों में मैंने वो जूते खरीदे, पर उनका चेहरा और उनकी आवाज़ इतनी अंदर तक उतर गई कि मैंने कुछ ही मिनटों में कई सारे जूतों के पेयर्स का ऑर्डर दे दिया, और वो जूते कुछ ज़्यादा ही लंबे चले। 2 साल के बाद मैं वापस उनके पास गया। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब की बार जब मैं उनकी दुकान पे गया तो उनका एल्डर ब्रदर लेदर के पीस को लिए खड़ा था। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. मैंने कहा, मिस्टर गेज़लर, आप कैसे हैं? वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन बहुत ही धीरे से उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I'm sorry. मैंने देखा कि उनकी कितनी उम्र हो गई है, पर आज से पहले उन्होंने कभी अपने भाई का जिक्र नहीं किया। मैं अचंभित रहकर बोला, मुझे माफ़ कीजिएगा। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it has been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he had held up the leather in his hand. I'd say, a beautiful piece. It's a beautiful piece. Yes, he answered. वो एक अच्छे इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत जूते बनाते थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ लगाया जहाँ पे बाल अचानक चले गए थे। मुझे लगता है कि यही उनकी मौत का कारण था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें जूते चाहिए? और जो लेदर का पीस उनके हाथ में था, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। आई ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. मैंने कुछ पेयर्स जूते लिए। काफ़ी समय लगा जब वो आए, पर वो पहले से बहुत अच्छे थे। कोई भी उन्हें पहन के तोड़ नहीं सकता था। और उसके बाद मैं विदेश चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn,
who genuinely this time did not at first know me. एक साल हो गया था मुझे लंदन गए। सबसे पहले लंदन आए 1 साल होने के बाद जब मैं उस दुकान पे गया, मेरे पुराने दोस्तों की दुकान पे गया, तो जब मैं गया था तो मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था। अब जब मैं वापस आया हूँ तो एक 75 साल का इंसान मेरे सामने खड़ा है, जो इस वक्त सच में मुझे नहीं पहचान पा रहा है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक दम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक डाइम। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें जूते चाहिए? मैं बहुत जल्दी बना सकता हूँ, ये काला सोना है, या इट्स ए ब्लैक डाइम। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, मुझे जूते चाहिए, सभी प्रकार के चाहिए। आई हैव गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाई वन आई ट्राइड दैम इन शेप एंड फिट, आई फिनिश and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. जब वो एक शाम को जब वो बूट्स आए तो मैंने उन्हें एक एक करके पहन के देखा। अब की बार जो उनकी क्वालिटी थी लेदर की वो बहुत ही उम्दा थी, फिट बहुत ही उम्दा थी, जो फिनिशिंग थी वो बहुत ही उम्दा थी। वो आज तक का उनका सबसे अच्छा काम था। मैं जल्दी नीचे आया, मैंने एक चेक लिखा और मैंने उसे पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where the shop had been, his name was gone. एक हफ्ते बाद जब मैं उस स्ट्रीट से गुज़र रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं जाके अंदर उनसे कहूँ कि उन्होंने जो जूते बना के दिए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। पर जब मैं वहाँ गया, उस दुकान के सामने खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि उनका नाम वहाँ नहीं था। मिस्टर गैज़लर इन, आई सेड। मिस्टर गैज़लर हैं, मैंने कहा। नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। उसने कहा कि नहीं, पर हम आपको अटेंड कर सकते हैं, हमने इस शॉप को ख़रीद लिया है। येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गैज़लर, ओ, ही आंसर्ड, डेड। डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर गैज़लर की मृत्यु हो चुकी है। मेरे लिए काफ़ी शौक की बात थी। मैंने कहा कि उनसे मैंने पिछले ही हफ्ते ये जूते लिए थे। Ah, he said, poor old man starved himself, slow starvation. The doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he'd sit, go on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect without his ideas? What could you expect with his ideas? माफ़ कीजिएगा। All he said, उसने कहा कि बेचारा बूढ़ा आदमी भूखा मर गया, धीरे धीरे भूखा मरा। डॉक्टर ने बोला ऐसा। देखो, वो काम इस तरीके से करता था, अपनी दुकान को खोल के रखता था, किसी और को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देता था। जब भी वो उसको कोई ऑर्डर मिलता था तो वो बहुत समय लेता था, लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और वो वहीं बैठा रहा, करता रहा। मैं मानता हूँ कि उसके जैसे पूरे लंदन में जूते कोई नहीं बना सकता, पर आज के समय में कंपटीशन देखिए। उसने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, उसने कभी इश्तिहार नहीं दिए, उसका लेदर भी बेस्ट था और वो खुद सब कुछ किया करता था। पर देख लीजिए ऐसी इन तरीक़ों से क्या होता है।
but starvation, that may be bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see. पर भूखे मरना ये काफ़ी फ्लावरी लगा। जैसे जैसे वो बोल रहा था मुझे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने जूतों के ऊपर बैठे हैं। जहाँ तक भी जिन जिन जूतों पे आपकी नज़र जा रही है सब के ऊपर वो बैठे हैं, उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने नेवर गेव हिमसेल्फ टू ईट, नेवर हैड अ penny in his house, all went in rent and leather. He lived so long, I don't know. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. जॉन ग्लासवर्दी। उन्होंने कभी खुद को खाने के लिए नहीं दिया और उनके घर में कभी 1 रुपया तक नहीं था। सारा पैसा उनके किराए में और चमड़ा खरीदने में चले जाते थे। मैं ये नहीं कह सकता कि वो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे जी गए। उनकी आग बार बार चली जाती थी। वो एक अलग प्रकार के चरित्र के मनुष्य थे, पर वो बहुत ही शानदार जूते बनाते थे। हाँ, मैंने कहा वो बहुत ही शानदार जूते बनाते थे। जॉन ग्लासवर्दी के द्वारा लिखी गई कक्षा 7 NCERT में आपको ये मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अनुभव पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके के लेक्चर्स और चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके बच्चों की मदद के लिए हम लोग आपको इंग्लिश के बारे में और क्या क्या बताएं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं चीज़ों को और बदल सकता हूं ताकि वो और अच्छी हो सकें। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, बहुत सारे बच्चों तक इसे पहुंचाएं। चलिए जी, बहुत सारा प्यार आप सबको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।